सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बिट आउट ऑफ द बॉक्स, जहाँ कोडिंग सीखना और करना है इजी एंड फन। स्वागत है आप सभी का जावास्क्रिप्ट सीरीज के एपिसोड 12 में, जहाँ हम फाइनली कंप्लीट करने वाले जावास्क्रिप्ट के सभी फंक्शंस के कॉन्सेप्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट। हम आज सारे के सारे फंक्शंस के कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो अब तक आपने क्या क्या सीखा है, तो हम लोगों ने डिवाइड किया था फंक्शंस को किस तरीके से कॉल करना चाहिए। तो उसके टोटल मैंने 4 फेज बनाए थे और वो चारों फेज मैंने अपलोड कर दिया और उसको आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हमने क्लोजर को समझा था कि किस तरीके से क्लोजर वर्क करता है, किस तरीके से हमको उसको डिक्लेयर करना चाहिए था एंड ऑल। तो आज हम करेंगे एक क्विक रिकैप, कुछ फाइनल एडवांस टिप्स, और जिससे आपके जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का गेम और भी सॉलिड हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, एरो फंक्शंस किस तरीके से यूज करते हैं, फंक्शन को हम कितने और टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं, एनोनिमस फंक्शंस क्या होता है। और हाँ, अगर आपने पिछले फंक्शन एपिसोड मिस किया है तो आप वीडियो का एंड में आपको पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और उसी के साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन में से भी उसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन का फाइनल चैप्टर एकदम बिट आउट ऑफ द बॉक्स स्टाइल में। सो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि आज हम लोग क्या क्या टॉपिक्स क्लियर करने वाले। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ, उसके बाद हम जाएंगे फंक्शन एक्सप्रेशन, फिर हम कुछ एनोनिमस एक्सप्रेशंस देखने वाले हैं जैसे कि कॉल बैक्स हो गए, इवेंट हैंडलर्स हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले इस चीज़ के ऊपर। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल एंड सेपरेट में वीडियो बनाने ही वाला हूँ। फिर आता है IIFA जिसको हम बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। उसके बाद हम कुछ हाई ऑर्डर फंक्शंस देखने वाले, उनके कुछ रूल्स, उसके बाद एरो फंक्शंस, नेस्टेड फंक्शंस एंड लास्ट में हम देखने वाले रिकर्शन। जो फंक्शन खुद ब खुद इटसेल्फ कॉल करता है उस चीज को हम रिकर्शन बोलते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आज के वीडियो में कंप्लीट कर देंगे और जावास्क्रिप्ट में ये पूरा यहाँ तक फंक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ और ये फंक्शन सिंपल एक नॉर्मल फंक्शन है जो ग्रेट करेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे हे अक्षय, तो जस्ट एक नॉर्मल फंक्शन है जो कंसोल कर रहा है ग्रेट करके। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करा देता हूँ इस तरीके से और ये मैंने सिंपल इसको कॉल करा दिया। अब इसका आउटपुट चेक करते तो मुझे सिंपल जो आउटपुट है वो हे अक्षय मुझे नीचे दिख जाएगा। सो दिस इज ए नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन। तो ए फंक्शन डिक्लेरेशन डिफाइंस ए नेम फंक्शन। तो आपको पता है एक फंक्शन को जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें एक फंक्शन नेम का हम यूज करते हैं यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड। इट इज होस्टेड सो इट कैन बी कॉल्ड बिफोर इट इज डिफाइंड इन द कोड। अब देखो ये तो नॉर्मल फंक्शन था जिसको ऊपर मैंने जस्ट एक डेफिनेशन प्रॉपर लिख के रखा है। अब इसके नीचे लिखा हुआ है इट इज होस्टेड। होस्टेड मतलब क्या कि हम उसको तब कॉल करेंगे जब वो बना भी नहीं होगा। इट मींस क्या कि उसको पहले ही मैंने डिक्लेयर कर दिया, उसको बनाने से पहले ही मैंने उसको क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब अगर प्रोग्राम में देखोगे ना तो ऊपर कहीं पे भी मैंने फंक्शन नहीं बनाया। फंक्शन कहाँ बनाया, मैंने उसको नीचे बनाया। मतलब पहले मैंने उसको डिक्लेयर किया, उसके बाद मैंने फंक्शन बनाया। और अगर मैं इसको भी रन करूं तो ये भी मुझे एक प्रॉपर आउटपुट नीचे देने ही वाला था। अब देख सकते हो मुझे स्टिल इसका प्रॉपर आउटपुट नीचे मिल रहा है। फिर इन केस अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ एंड देन रन करता हूँ तो मुझे उसका प्रॉपर आउटपुट नीचे मिल रहा है। मतलब क्या कि ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन है वो होस्टिंग को सपोर्ट करता है। होस्टिंग मतलब क्या होता है कि सिंपल आप उसको पहले डिफाइन कर रहे हो बनाने से पहले। सो इट कैन बी बिफोर, इट कैन बी कॉल्ड बिफोर इट इज डिफाइंड इन द कोड। अब ये हर एक फंक्शन इस तरीके से नहीं कर सकता। इफ इन केस अगर मैं कुछ फंक्शन एक्सप्रेशन की बात करूं तो फंक्शन एक्सप्रेशन होस्टेड को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, अब चलो अब फंक्शन एक्सप्रेशन भी जल्दी से देखते हैं। सो फंक्शन एक्सप्रेशन डिफाइंस अ फंक्शन एंड असाइन टू ए वेरिएबल। अब ये जो फंक्शन एक्सप्रेशन होता है ना, उसके अंदर कैसा होता है कि हमको फंक्शन बनाना होता है और वो फंक्शन को हम डिफाइन कर देते या फिर वो फंक्शन को हम एक वेरिएबल को असाइन कर देते। तो ये है सिंपल फंक्शन एक्सप्रेशन। अब इसका भी फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं। सो सपोज मैंने एक वही फंक्शन बना दिया इस तरीके से, वही मैं सेम ग्रेट वाला ही एग्जांपल लेने वाला हूँ और मैंने यहाँ पे करा दिया लॉग और यहाँ पे मैं कर देता हूँ हे अक्षर। इस तरीके से मैंने ग्रेट को कॉल कर दिया। अब इसको क्या बोला है कि एक फंक्शन एक्सप्रेशन डिफाइंस ए फंक्शन। एक फंक्शन एक्सप्रेशन एक फंक्शन ही होता है बट असाइन टू ए वेरिएबल। तो अब मुझे इसको असाइन करना है वेरिएबल के ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे आता हूँ और ये जो ग्रेट नाम का जो वेरिएबल है उसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रेट को कॉल करता हूँ इस तरीके से।
अब ये कुछ इस तरीके से बन गया हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन। मतलब क्या कि मेरा जो पूरा फंक्शन है मैंने उसको असाइन कर दिया एक वेरिएबल के अंदर। अब मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, तो सिंपली मैं नीचे जाता हूँ ग्रेट, और अगर मैं ग्रेट को कॉल करूंगा तो मुझे नीचे वो ग्रेट कॉल होते हुए भी दिख जाएगा। सो आई होप कि आपको फंक्शन एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। दिस इज ए नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन, दिस इज ए फंक्शन एक्सप्रेशन, जहां पे मैंने एक फंक्शन को क्या कर दिया है, असाइन कर दिया है किसी भी वेरिएबल के अंदर। अब ये चीज चेक करते हैं कि फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर हम होस्टिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं सिंपल जाता हूं, इसी चीज को मैं ऊपर लिखता हूं, और जैसे मैं इसको रन करूंगा ये मुझे एरर दे देगा कि कैन नॉट एक्सेस ग्रीट बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब क्या कि मैं इस चीज को नहीं एक्सेस कर सकता हूं क्योंकि अभी तक ये मैंने इनिशियलाइज ही नहीं किया है, अभी तक मैंने कहीं पे इसको बनाया ही नहीं है, तो मैं कैसे एक्सेस कर रहा हूं। बट यही सेम चीज अगर वो फंक्शन डिक्लेरेशन होता तो वो उस चीज को बहुत प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करता और डिक्लेयर हो जाता। मतलब आपने अगर ऊपर उसको डिक्लेयर किया और नीचे अगर आपने उसको असाइन किया होगा तो भी वो इजीली क्या हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। बट ये सेम चीज इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कॉन्स्ट के बदले लेट लिखूं तो भी यही सेम एरर मुझे देखने मिलेगा। तो मैं जैसे ही रन करूंगा तो आप देख सकते हो मुझे सेम एरर देखने मिल रहा है कि कैन नॉट एक्सेस ग्रेड बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब क्या कि अब इस चीज को क्या करना पड़ेगा, मुझे नीचे कॉल करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉपर तरीके से रन होगा। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा तो ये मेरा प्रॉपर तरीके से रन हो गया। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि होस्टिंग मतलब क्या होता है। होस्टिंग मतलब कुछ नहीं, होस्टिंग का सिंपल यही मतलब है कि आपने पहले फंक्शन को बनाया है उसके बाद कॉल किया, लेकिन इसके अंदर क्या है कि आप उसको ऊपर कॉल कर दोगे और उसके बाद फंक्शन को बनाओगे तो भी वो सपोर्ट करेगा। लेकिन होस्टिंग एंड ओनली फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर ही सपोर्ट करता है, फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर सपोर्ट नहीं करता है। तो जब भी आप इसको इस तरीके से करने जाओगे वो आपको एरर देगा कि कैन नॉट इनिशियलाइज, कैन नॉट डिक्लेयर फंक्शन बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये एरर आपको इसमें देखने मिलेगा। सो आई होप आपको फंक्शन डिक्लेरेशन पता चल गया होगा, फंक्शन एक्सप्रेशन पता चल गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ एनोनिमस फंक्शंस के ऊपर। अब एनोनिमस फंक्शन मतलब क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसके पास नाम नहीं होता उसको सिंपल हम बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। इट्स यूजुअली यूज्ड व्हेन द फंक्शन इज ओनली नीड टेम्पररली। मतलब ये तभी यूज होता है जब मुझे उसको टेम्पररली ही यूज करना है, जैसे कि कॉलबैक्स, इवेंट हैंडलर्स और IIFE। मतलब होता है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। तो एनोनिमस फंक्शन जल्दी से हम नीचे देख लेते तो हमारे पास स्टार्टिंग में फर्स्ट में है IIFE, जिसको हम बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। अब ये फंक्शन बहुत ईजी होता है, आपको सिर्फ सिंपल फंक्शन लिखना है, और मैं यहाँ पे सिंपल ग्रेट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको हटाता हूँ, मैं यहाँ पे लॉक कराता हूँ। दिस इज एक ठीक है, एक नॉर्मल सा फंक्शन है। अब मुझे उस फंक्शन को इमीडिएटली इन्वोक में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले तो जैसे आपका फंक्शन बन जाता है, ये पूरे फंक्शन को आप इस तरीके से हटा दो, यहाँ पे एक ब्रैकेट लाओ और उस ब्रैकेट के बाद इसको यहाँ रख दो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ध्यान से समझना, आपको याद रहे इसलिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, आपको कर्सर को हिलाना नहीं है, सिर्फ वहां पे एक और ब्रैकेट देना, और जैसे आप सेव करोगे ना वो ब्रैकेट बाहर की तरफ चला जाएगा इस तरीके से, और ये आपका बन गया फंक्शन जो कि इमीडिएटली इन्वोक हो जाता है। तो इमीडिएटली इन्वोक हो जाने का मतलब क्या है कि अगर आप इसको कॉल नहीं करोगे फिर भी ये इन्वोक्ड हो जाएगा। तो मैं जैसे इसको F5 दबा के रन करूंगा ये मुझे यहाँ पे इन्वोक होते हुए दिख गया। मतलब क्या, मुझे इस फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। अब मैं फिर से बताता हूँ इसको बनाने का ट्रिक कैसा है। सबसे पहले आपको नॉर्मल सा फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन का नेम दे दो, आपको जो भी नेम देना, ठीक है, वो जस्ट एक फंक्शन है, वो कुछ भी मैसेज प्रिंट करता होगा, IIFE, इस तरीके से मैंने इस मैसेज को प्रिंट कर दिया। अब पूरे फंक्शन को आप उठाओ, यहां से आप सिंपल कंट्रोल X क्लिक करो, उसके बाद ब्रैकेट लाओ, उस फंक्शन को वापस पेस्ट करो। आपको माउस को या फिर वो जहां पे आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा इसको मूव नहीं करना है, उसी जगह पे एक और ब्रैकेट ला देना है, और जैसे आप इस चीज को सेव करोगे वो ब्रैकेट सिंपल उस ब्रैकेट दूसरे वाले येलो वाले ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा इस तरीके से, और ये बन गया आपका IIFE फंक्शन। अब जैसे मैं F5 दबाऊंगा और ये प्रोग्राम रन होगा तो ये ऑटोमेटिक इन्वोक हो जाएगा। इट मींस मैंने इसको अभी तक कॉल नहीं किया, स्टिल ये खुद ब खुद क्या हो गया, इन्वोक हो गया और प्रॉपर तरीके से रन हो गया। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा और आगे जाते हैं। अब ये मेनली यूज किस लिए होता है, पॉल्यूटिंग द ग्लोबल स्कोप, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो फंक्शंस के बीच में, ग्लोबल स्कोप के बीच में कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए हम इस चीज को यूज करते हैं। और क्रिएट ए प्राइवेट वेरिएबल्स, अगर मुझे कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स चाहिए जो मुझे उसी टाइम पे एक्सेस चाहिए, सपोज मेरे पास कोई डेटा आ रहा है और
वो डेटा मुझे तुरंत, जैसे मैं उस पेज पे तुरंत दिखना चाहिए, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, IIFE चीज का यूज कर सकता हूँ, ये तुरंत के तुरंत उसी पेज में दिख जाएगा मुझे। अब थोड़ा और नीचे जाते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हाई ऑर्डर फंक्शन का। तो ये हाई ऑर्डर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट डज एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा है वो चीज जो हाई ऑर्डर फंक्शन मस्ट बी फॉलो करना चाहिए, तो वो है टेक वन और मोर फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। मतलब क्या कि जब आप कभी भी फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में आपने एक और फंक्शन प्रोवाइड कर दिया, उस चीज को हम बोलेंगे हाई ऑर्डर फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिटर्न्स ए फंक्शन एज इट रिजल्ट। मतलब क्या कि जो भी फंक्शन आप कर रहे हो, मतलब जो भी फंक्शन का आउटपुट आ रहा है वो फंक्शन मुझे रिटर्न कर रहा है एक और फंक्शन एज ए रिजल्ट। सो हाई ऑर्डर फंक्शंस आर ए की कॉन्सेप्ट इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड दे अलाउ फॉर फ्लेक्सिबल रीयूजेबल कोड। अब ये जो हाई ऑर्डर फंक्शंस होता है वो बेसिकली काम आता है फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग के अंदर, जो हम रिएक्ट के अंदर सीखने वाले। मैं आने वाले कुछ टाइम के बाद, जैसे मेरा ये जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद मैं रिएक्ट का पूरा एक डेडिकेटेड पूरा एक प्लेलिस्ट लाने ही वाला, तो उसके अंदर हम इस चीज को और भी इन डेप्थ में समझने वाले कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है। एंड दे अलाउ फॉर फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल कोड। ये सारा चीज हम रिएक्ट के अंदर चेक करने ही वाले हैं। सो अब एक दो चीज हमको पता चल गया, फंक्शन मस्ट भी ये दोनों चीज फॉलो करना चाहिए, तभी हम उसको हाई ऑर्डर फंक्शन बोलेंगे। दोनों चीज मैं अभी बताने वाला हूँ, डोंट वरी। नीचे हमारे पास कॉल बैक फंक्शन ही है जो सेम टू सेम यही काम करने वाला है। तो कॉल बैक फंक्शन का मतलब क्या होता है? Callback function is a function passed as an argument to another function and it is called inside that function। अब इसी चीज को मैं समझाता हूँ। Callback function का सिंपल यही मतलब है कि आप एक फंक्शन को बना रहे हो, उस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो और उसके पैरामीटर में उसके आर्ग्यूमेंट में एक और फंक्शन ऐड कर दे रहे हो। आई नो इट्स क्वाइट समथिंग लाइक वियर्ड लग रहा होगा आपको सुनने में, बट मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ, डोंट वरी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ राइट नाउ, एक ईटिंग करके मैंने एक सिंपल सा एक फंक्शन बना दिया और उस फंक्शन के अंदर मैं लिख रहता हूं कि आई एम ईटिंग। ठीक है, जस्ट एक फंक्शन है ईटिंग करके और वो सिंपल कंसोल कर रहा है ईटिंग। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा, और जस्ट ए सेकंड मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ओके, एंड इसको कॉल भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा मेरे को मिल जाएगा आई एम ईटिंग। अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक प्रोसेस में हूँ जो कि मैं ईटिंग कर रहा हूँ, लाइक ऑलरेडी मैं खाना खा रहा हूँ यहाँ पे, इट मीन्स ऑलरेडी मैं एक प्रोसेस में हूँ। अब मुझे मेरी मम्मी ने एक और काम दे दिया है कि आप ये खत्म होने के बाद तेरे को ये करना है। लाइक उन्होंने बोल दिया भाई तूने खाना वाना खा लिया ना आराम से, अब तू क्या कर, पानी पी लेना, खाना खाने के बाद आराम से तू पानी पी लेना। इट मीन्स क्या कि मुझे उन्होंने एक प्रोसेस और दोहराने के लिए बोला। जैसे ही मेरा खाना वाला प्रोसेस खत्म हो जाता है तो मुझे उन्होंने ऑर्डर दिया कि तू अब पानी पी लेना। तो मैं सिंपल क्या करता हूं, यहां पे एक और फंक्शन बनाता हूं और उस फंक्शन का नाम दे देता हूं ड्रिंकिंग। तो ये सिंपल क्या करेगा, कंसोल करा देगा ड्रिंकिंग, आई एम ड्रिंकिंग। अब ध्यान से समझना इसको, कॉल बैक फंक्शन क्या रियल एक्चुअल मतलब कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब ये जो कॉल बैक होता है ना, कॉल करना है, ठीक है, कब, जब कुछ सर्टन कंडीशन मैट हो जाए उसके बाद। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे ही मैंने ईटिंग वाले फंक्शन को कॉल किया ना, उसके बाद मुझे किसको कॉल करना पड़ेगा, ड्रिंकिंग फंक्शन को। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस जगह पे आ जाता हूँ और यहाँ पे ड्रिंकिंग फंक्शन को क्या कर देता हूँ, सिंपल एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूं। देखो फिर से समझना ध्यान से, मैंने यहाँ पे पहले ईटिंग किया, मतलब ईटिंग प्रोसीजर मेरा चल रहा था। उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि जैसे ही तेरा ईटिंग खत्म हो जाए तो तू क्या करना, पानी पी लेना। तो मैंने उसी चीज को एक फंक्शन बना दिया, लाइक यस मुझे पानी पीना पड़ेगा, तो वो भी एक तरीके से एक्शन ही है मेरा। सो मैं ईटिंग तो एक्शन चल ही रहा था, एक और एक्शन आ गया मेरे पास में अलग से, ड्रिंकिंग था। अब वही ड्रिंकिंग वाला जो एक्शन है मैंने उसको एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर दिया। अब अगर मैं इसको एज ए आर्ग्यूमेंट यहां पे पास करता हूं तो मुझे ऊपर उसको कैच भी तो करना पड़ेगा। इट वाज सिंपल, जैसे हम लोग टेक समथिंग होता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो अगर मैंने यहां पे कुछ लिया है तो ऊपर उसको पास भी करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर सिंपल लिख देता हूं कि कॉल बैक। सिंपल मैंने ये फंक्शन को यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो यहाँ से उठ के इसके अंदर चला गया है और यहाँ से उठ के पास हो रहा है, किसके अंदर पास हो रहा है, तो कॉल बैक वाले फंक्शन, मतलब यहाँ पे सिंपल पास हो रहा है। अब इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ तो मुझे यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन देखने मिलेगा, ठीक है। अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट मेरा ईटिंग तो दिख ही रहा है, उसके साथ साथ में मुझे यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन दिख रहा है जिस फंक्शन का नाम
नाम क्या है, ड्रिंकिंग। तो मैं इसको कंसोल कराने के बदले मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल इसको कॉल कर देता हूँ। तो मैंने सिंपल इसको क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अब मैं इसी चीज को फिर से रन करूंगा तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मेरा ईटिंग दिखाएगा। तो जैसे ही मेरा ईटिंग वाला काम खत्म हो जाता है, उसी चीज को मैं क्या करूंगा, वापस से कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो मेरा दूसरा काम था, जिसको ड्रिंकिंग वाला जो प्रोसीजर था वो मैं कंप्लीट करूंगा। तो जैसे ही मेरा खाना खत्म हो जाता है, उसके बाद मैं सिंपल क्या कर दूंगा, पानी पी लूंगा। अब यहाँ पे एक और चीज समझो कि यहाँ पे ड्रिंकिंग के लिए मैंने एक अलग से फंक्शन बनाया। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना कि यहाँ पे मैं इस फंक्शन को बना ही ना, मैं डायरेक्ट यहीं पे इस तरीके से भी तो पास कर सकता हूँ। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ए कॉल बैक फंक्शन इज ए फंक्शन पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। ए कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन है जो एज ए आर्ग्यूमेंट पास होता है एक दूसरे फंक्शन के अंदर। तो आप देख सकते हो दिस इज ए कॉल बैक फंक्शन जो मैंने पास किया है दूसरे फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट, एंड इट इज कॉल्ड इनसाइड दैट फंक्शन। और वो उसके अंदर हम उसको क्या करते हैं, सिंपली कॉल करते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉल बैक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ इन केस अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे जाके फिर से देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। जहां तक अभी तक अगर इतना समझ में आया देन इट्स ऑल गुड, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आया होगा। अब सिंपल मैं एक और फंक्शन समझाता हूं, एरो फंक्शन। ठीक है, हम इसको भी देखने वाले हैं, बट ये कॉन्सेप्ट चल ही रहा है तो मैं उसके साथ साथ मैं एरो फंक्शन भी दिखा देता हूं। एरो फंक्शन प्रोवाइड्स ए शॉर्टर सिंटेक्स। एरो फंक्शन क्या करता है, मुझे एक शॉर्ट एंड सिंपल सिंटेक्स प्रोवाइड करता है फंक्शन लिखने के लिए। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको कमेंट करता हूं और मैं एरो फंक्शन के अंदर आता हूं इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे फंक्शन लिखता हूं और यहाँ पे मैं उसको एरो फंक्शन बनाने जा रहा हूं। तो अब देखना यहाँ पे मैं ये हटा दूंगा यहाँ से, ये हटा दूंगा यहाँ से, इसको हटा दूंगा और इसको एक वेरिएबल में असाइन कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल एरो दे दूंगा ऐसे। सो दिस इज द सिंपल एंड शॉर्ट सिंटेक्स ऑफ ए एरो फंक्शन। ठीक है, अब मैं नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन के अंदर भी वैसे ही सेम सिंटेक्स देता हूँ। इसको सेव करता हूँ। तो ये है आपका नॉर्मल फंक्शन, ये है आपका एरो फंक्शन। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से जो भी चीज है ना उसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर देना है। ठीक है, मैं फिर से लिख के बताता हूं आप लोगों को। एक नॉर्मल फंक्शन सबसे पहले मैंने इस तरीके से बना दिया। अब इसके अंदर ये जो नेम है वो हटा देना है, फंक्शन हटा देना है, और यहाँ पे जो पैरामीटर है मैं उसको भी हटा दे रहा हूं। अब जहां पे आपको इस जगह पे खाली दिख रहा है ना, वहां पे जस्ट एक एरो शो करा देना इस तरीके से। और ये अब जो पूरा एरो फंक्शन उसको मैं हवा में तो रख नहीं सकता, ऑब्वियसली मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो मैंने सिंपल उसको क्या कर दिया, वेरिएबल के अंदर इस तरीके से रख दिया। अब ये हमारा बन गया है एरो फंक्शन। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। अब ये जो कॉल बैक वाला फंक्शन है ना, इसी चीज को मैं ना एरो फंक्शन के थ्रू लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मैं इसको जस्ट कमेंट कर देता हूं। यहां पे मैं फंक्शन हटा दूंगा, उसका पूरा नाम हटा दूंगा और यहां पे सिंपल क्या कर दूंगा, एरो फंक्शन लगा दूंगा। अब देखिए कुछ इस तरीके से ये पूरा जो फंक्शन है मैंने एक के अंदर क्या कर दिया, दे दिया। इट मीन्स आप नॉर्मल फंक्शन इस तरीके से भी लिख सकते हो और उसको अगर शॉर्ट एंड सिंपल सिंटेक्स में लिखना तो आप यहाँ पे एरो फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज द प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बैक फंक्शन। एंड ये हमारा नीचे वाला जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट है एरो फंक्शन का। ठीक है, अब इसको रन करके दिखा देता हूं। मैं सिंपल यहाँ पे लॉग कराता हूँ। लॉग के अंदर मैं लिख देता हूँ हे एक दिस साइड। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इसको कॉल करना है मुझे, तो मैं उस एक्सप्रेशन को कॉल करूंगा, मींस वेरिएबल को कॉल करूंगा। और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में वो मेरा एक्सप्रेशन रन होते हुए दिख रहा है। एक और चीज आप इसमें और सिंपल कर सकते हो। मैं यहाँ से ये सारे चीजों को हटा दूंगा, यहाँ से ये चीज को हटा दूंगा और इसको एक सिंगल लाइन में लिख दूंगा। जब कभी भी आप किसी भी एरो फंक्शन को सिंगल लाइन में लिखते हो तो वो उस चीज को सिंपल रिटर्न कर देता है। मतलब क्या, मुझे अगर कुछ सपोज यहाँ पे अलग से मुझे रिटर्न करने की जरूरत होती, सपोज मैं यहाँ पे रिटर्न करता कुछ इस तरीके से, मैं इस चीज को रिटर्न करता, तो मुझे क्या करना पड़ता कि यहाँ पे मुझे रिटर्न कीवर्ड को लिखना पड़ता। लेकिन एरो फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड आप सिंगल लाइन में ही लिख सकते हो। रुको मैं बताता हूँ कैसे। मैं सिंपल इसको हटा देता हूँ। अब रिटर्न कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे अक्षय देखने मिलेगा और मुझे उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली लॉक करा देता हूँ इसको एंड देन इसको रन करता हूं। तो ये मेरे पास में अक्षर दिख गया। अब यहाँ पे मुझे रिटर्न कीवर्ड का यूज करना भी नहीं है और मतलब एक ही लाइन में इसको सिंपल लिखना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ये सारा चीज रिमूव कर दो। ठीक है, यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, रिटर्न कीवर्ड को मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दूंगा। अब यहाँ पे
इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से रन हो रहा है। इट मीन्स क्या, अगर आप शॉर्ट एंड सिंपल सिंटेक्स लिख रहे हो और आप खाली उसमें रिटर्न कर रहे हो तो आप उसको एक लाइन में भी लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये एरो फंक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सॉरी इसको रहने देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रह गया था, फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन। मतलब क्या, एक फंक्शन खुद ब खुद रिटर्न कर रहा है दूसरे फंक्शन को। सो ए फंक्शन कैन रिटर्न अनदर फंक्शन एज इट रिजल्ट। अब ये कैसा है तो मैं बताता हूँ सिंपल। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और उसको मैं ग्रेट नाम दे देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक रिटर्न करवा देता हूँ एक और फंक्शन से नेम करके, ठीक है। जस्ट एक फंक्शन बनाया और वो ग्रेट कर रहा है और वो दूसरे फंक्शन को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। और इसके अंदर मैं लॉग करा देता हूँ अक्षर, ठीक है। अब ध्यान से समझना आप लोग क्या हो रहा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ग्रीट फंक्शन को कॉल करूंगा। अब जैसे ही ये ग्रीट फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, ये फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होने जाएगा, वो क्या देखेगा कि रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, तो एक पूरा पूरा फंक्शन रिटर्न कर दो। तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो यहाँ से उठ जाएगा और मेरे को यहाँ पे ग्रीट के बदले मुझे एक फंक्शन मिल जाएगा। अब ऑब्वियसली मुझे अगर यहाँ पे कोई फंक्शन मिल रहा है, अब वहाँ पे मुझे उसके अलग वेरिएबल में उसको असाइन करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ग्रेट फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूंगा ना, तो मुझे उसके आउटपुट में एक फंक्शन देखने मिलेगा, ठीक है। अब ये मुझे ये दिखा नहीं रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि सी अब ये फंक्शन ग्रेट को तो मैंने कॉल कर दिया, लेकिन उसके अंदर एक और फंक्शन है। अब उस फंक्शन को भी तो कॉल करना पड़ेगा ना। जब तक मैं उस फंक्शन को कॉल नहीं करने वाला, ऑब्वियसली मुझे उसका आउटपुट दिखने नहीं वाला। तो मेरे पास दो रास्ता है, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ इस तरीके से और मैं सिंपल उस वेरिएबल को कॉल कर देता हूँ ऐसे। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मुझे उसका जो आउटपुट है वो मुझे मिल जाएगा। या फिर मेरे पास एक और रास्ता है, मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मुझे अलग से वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूं, ग्रीट को कॉल करता हूं, सॉरी ग्रीट को कॉल करता हूं इस तरीके से। और उसके बाद में ही मुझे पता है कि यहाँ पे ये एक और फंक्शन रिटर्न होने वाला है। इट मींस इसके अंदर एक और फंक्शन आने वाला है, तो मैं उसको इमीडिएटली यहीं पे कॉल करवा देता हूं ऐसे। तो मैं जैसे इसको कमेंट करूंगा एंड देन रन करूंगा तो आपको ये सेम आउटपुट दिखने वाला होगा, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करके भी दिखा देता हूं, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे मेरा सेम आउटपुट रन होने वाला है। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन, ठीक है। मैं एक और बार समझाता हूं कैसे। जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रीट फंक्शन को कॉल करूंगा, मैं एक और बार बता देता हूं। जैसे ही मैं यहाँ पे इस जगह पे ग्रीट फंक्शन को कॉल करूंगा तो ग्रीट फंक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे वो ग्रीट फंक्शन एग्जीक्यूट होने जाएगा वो देखेगा कि यहाँ पे रिटर्न कर दो। किसको रिटर्न करना है, तो ये फंक्शन को रिटर्न करना है। तो वो क्या करेगा, सिंपल ये फंक्शन को जाएगा और यहाँ पे उसको इस तरीके से रिटर्न करा देगा। तो जब तक मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करने वाला तब तक मुझे आउटपुट में कुछ दिखने नहीं वाला, नीचे आउटपुट में ऑब्वियसली कुछ नहीं दिखने वाला। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को एक अलग से वेरिएबल में देना पड़ेगा। तो मैं सिंपल इसको इस तरीके से अलग से वेरिएबल में रख दूंगा, ये से नेम यहाँ से सिंपल हट जाएगा। अब जब मैं एंस वेरिएबल को कॉल करूंगा, ये वाला जो एंस वेरिएबल है, जब मैं उसको कॉल करूंगा तो मेरा जो नीचे आउटपुट है वो मुझे इजीली शो हो जाएगा। और अगर आपको ये लंबा प्रोसेस नहीं करना है कि एक वेरिएबल बनाओ देन उसको वापस सिलेक्ट करो, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, जब आपने उसको कॉल किया है ना उसके बाद तुरंत ही वहां पे एक और ब्रैकेट लगा दो, तो जो भी फंक्शन वहां पे आएगा वो एज इट इज उसी टाइम पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मुझे ये आउटपुट सिंपल यहाँ पे देखने मिल रहा है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये हमारा एरो फंक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा नेस्टेड फंक्शन के ऊपर। अब नेस्टेड फंक्शन मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, जैसे हमने इफ एल्स देखा था नेस्टेड इफ एल्स, वैसे सेम टू सेम हमारे पास नेस्टेड फंक्शंस भी है। इस नेस्टेड फंक्शंस का यही एक सिंपल मतलब है कि एक फंक्शन है और उसके अंदर एक और फंक्शन। तो कैसे, तो मैंने सिंपल एक फंक्शन को कॉल किया है आउटर, ठीक है। और यहाँ से मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ पूरा, ये आउटर फंक्शन हो गया कॉल हमारा। उसके अंदर एक और फंक्शन, तो मैंने यहाँ पे सिंपल कर दिया इनर, तो ये इनर फंक्शन हो गया। अब ये लॉक करा रहा है कि सिंपल मैं एक इनर फंक्शन हूँ, हे दिस इज इनर, ठीक है। अब ये इनर फंक्शन मैंने कॉल मतलब लॉक करा दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना आप लोग कि जब तक आप इनर फंक्शन को कॉल नहीं करोगे ना तब तक वो इनर फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। दैट्स वाई यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये प्रॉपर व्हाइट कलर में दिख रहा होगा और ये ग्रेइश कलर में दिख रहा है। इट मीन्स क्या कि हमने इनर फंक्शन
फंक्शन को यूज मतलब लिखा तो है लेकिन उसको कभी कॉल नहीं किया, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपल इनर फंक्शन को मैं कॉल करूंगा एंड देन नीचे जाके मैं क्या कर दूंगा, आउटर फंक्शन को कॉल कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास एक प्रॉपर आ जाएगा कि हे दिस इज इनर। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि इफ इन केस अगर आप इनर फंक्शन का यूज कर रहे हो तो उसको कॉल करना मत भूलना। सो दिस इज a nested function. A nested function is a function that is defined inside another function. It has access to the variables of its outer parent function due to closures. अब यहाँ ये टॉपिक के लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है क्लोजर्स का, तो आपको आई थिंक अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये समझ में आ ही रहा होगा। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से भी उसको चेकआउट कर सकते हो। अब सिंपल इसका मतलब भी मैं बता ही देता हूँ। अगर मेरे पास सपोज यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास अगर कोई वैल्यू रहता है तो इस इनर वैल्यू के इस इनर फंक्शन के अंदर उस वैल्यू का एक्सेस रहता है। तो अगर मैं सिंपल एक्स करूंगा तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे 5 देखने मिलने वाला है। सो इट हैज एक्सेस टू द वेरिएबल्स ऑफ इट्स आउटर पेरेंट फंक्शन ड्यू टू क्लोजर्स। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे नेक्स्ट लास्ट टॉपिक के ऊपर जिसको हम बोलते हैं रिकर्शन। अब रिकर्शन का एक सिंपल मीनिंग अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो फंक्शन जो होता है वो खुद को ही कॉल करता है टू कंप्लीट सम सर्टेन टास्क, उस चीज को हम रिकर्शन बोलते हैं। रिकर्शन इज ए प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। रिकर्सिव के एक्चुअली 2 केसेस होते हैं या फिर आप बोल सकते हो कि उसके 2 कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमको ध्यान में रखना है। द पार्ट वेयर द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ विद ए स्मॉलर और स्मॉलर इनपुट। रिकर्सिव केस क्या होता है, उस पार्ट को जो मल्टीपल टाइम्स खुद ब खुद कॉल हो रहा है उस पार्ट को हम रिकर्सिव केस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बेस क्लास, जो वो डिराइव करता है कि कहां पे रुकना है, द स्टॉपिंग कंडीशन दैट प्रिवेंट्स इन्फिनिट रिकर्शन। अब इन्फिनिट रिकर्शन मतलब क्या, अब रिकर्शन टॉपिक का यही सिंपल मतलब है कि द फंक्शन विच इज कॉलिंग इटसेल्फ बाय इटसेल्फ। तो अब अगर वो खुद ब खुद कॉल करते जा रहा है तो एक टाइम आएगा ना कि मुझे उसको रोकना पड़ेगा, वरना क्या होगा, वो तो एक इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। तो बेस क्लास क्या करता है, ये ध्यान रखता है कि वो इन्फिनिट लूप में ना जाए और मैं उसको सही टाइम पे रोक दूं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब इसके थोड़े प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं और मैं ना यहाँ पे एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाता हूं। अब फैक्टोरियल का सिंपल मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे अगर मैं सिंपल लिख भी दूं फैक्टोरियल का मतलब होता है अगर आपने 5 दिया है ना तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में, और वो जो भी आंसर देता है वो आंसर होता है हमारा फैक्टोरियल का। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। मैं इसको फिर से समझाता हूं आप लोगों को। अगर आपने सपोज फैक्टोरियल 3 दिया है तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ में, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ में, अप टू जब तक उसका 1 नहीं आ जाता है, और ये हो जाएगा आपका सिंपल मतलब फैक्टोरियल का। ठीक है, तो अब ये प्रोग्राम हम रिकर्शन के थ्रू बनाएंगे। इट मींस क्या कि वो खुद ब खुद कॉल होता जाएगा जब तक हमारा प्रॉपर 1 नहीं आ जाता तब तक। तो इसको बनाने के लिए मुझे सबसे पहले एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बना दिया, यहाँ पे मैंने ले दिया है फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल बना दिया मैंने। यहाँ पे मुझे एक नंबर भी तो देना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे उसको ले लेता हूँ n करके। अब अभी इसको मैं सिंपल रिटर्न करा देता हूँ n को। ठीक है, जस्ट एक सिंपल मतलब ये n का, और मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल को कॉल कर दिया और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 5। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे ये 5 वैल्यू पास किया। ये जो 5 वैल्यू है वो उठ के कहाँ चली जाएगी, इस जगह पे आ जाएगी। अब जैसे ही 5 वैल्यू इस जगह पे आती है, सबसे पहले मुझे चेक करना है कि 5 की वैल्यू 0 तो नहीं है। अगर वो 0 होती है तो रिटर्न करवा देंगे 1। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ इफ अगर मेरा जो फैक्टोरियल n है, मीन्स जो भी नंबर है मेरा, अगर वो बराबर होता है 0 के, तो मैं उसमें से क्या रिटर्न करवा दूंगा, 1 रिटर्न करवा दूंगा। अगर वो 0 नहीं होता है तो ठीक है, उस टाइम पे क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ बेस केस, जो लास्ट प्रिवेंट तक रोकने के लिए यूज होने वाला है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स। अब एल्स में क्या करूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा। क्या रिटर्न करूंगा, तो जो भी मेरा नंबर है n, उसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा किसके साथ में, वही फैक्टोरियल के साथ में, और उसको करवा दूंगा n-1। अब ये
ये क्या लिख दिया है मैंने, ठीक है, डोंट वरी, मैं प्रॉपर समझाऊंगा क्या लिखा है। सो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ रिकर्सिव केस। अब ये वो केस है जो खुद ब खुद को कॉल करता रहता है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट देयर आर टू केसेस, फर्स्ट वन इज रिकर्सिव केस विच इज कॉलिंग इटसेल्फ, एंड द अनदर वन इज बेस क्लास जो ये रोकता, मतलब प्रिवेंट करता है सिंपली रोकने से इन्फिनिट लूप में। अब ये क्या लिखा है मैंने, अब ध्यान से समझेंगे हम इस चीज को। अब यहां पे मैंने लिखा है फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 5 क्या होगा, ऊपर जाएगा इस जगह पे। अब मेरे पास n की वैल्यू आएगी 5, तो क्या 5 इक्वल टू 0 है, नहीं। अगर ये नहीं है तो ये यहां पे इस लाइन में आ जाएगा। अब ये लाइन मुझे क्या बता रहा है कि रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, 5 मल्टीप्लाई, ठीक है, यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई। फिर से मैं उसी फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, n-1। अब n-1 मींस तो यहां आ जाएगा 5 -1, जिसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 - 1 4। तो ये फैक्टोरियल 4 फिर से कॉल हुआ, फिर से यही चीज रिपीट होगी, फैक्टोरियल 4 मीन्स ये फैक्टोरियल फिर से कॉल हुआ। तो मेरे पास जो n की वैल्यू है यहाँ पे, उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा 4, और उसके बाद यहाँ पे आएगा मेरे पास में 4 - 1 विच इज n-1। तो n-1 क्या आ जाएगा, 4 - 1, वो मिल जाएगा मुझे 3। ये चीज फिर से रिपीट होगा, जहां पे 4 था वहां चेंज हो जाएगा 3, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 3 - 1 विच इज 2। यही चीज फिर से रिपीट होगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 2, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 2 - 1। अब यही सेम चीज फिर से एक और बार रिपीट होगा, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। अब यही सेम चीज यहाँ पे आ जाएगा, मुझे यहाँ पे फैक्टोरियल मिलेगा 1, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1 - 1 विच इज 0। अब जब ये 0 होता है तो जैसे ही मेरा n 0 होता है वो मुझे क्या रिटर्न कर देगा, 1। इट मीन्स क्या कि मुझे यहाँ पे 1 रिटर्न मिल जाएगा। तो ये चीज रिटर्न होने के वजह से यहाँ पे हो जाएगा 1। अब 1 1 जा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे ये चीज यहां रिटर्न हो जाएगा इस तरीके से, जस्ट अ सेकंड, इस तरीके से। अब 1 1 जा 1 हो गया, अब ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। सिमिलर चीज यही रिटर्न हो जाएगा मुझे यहाँ पे इस तरीके से, और ये सेम ऐसा लूप चलता जाएगा। तो ये 3 2 जा 6 हो गया, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 6। उसके बाद 6 4 जा 24 हो गया, तो ये मुझे रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे 24, और उसके बाद 24 5 जा हो जाएगा 120, और वो मुझे मिल जाएगा एज एन आउटपुट रिटर्न के अंदर। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ पे मुझे रिटर्न कर रहा हूं, मैं जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं, तो यहाँ पे वो जो 24 है वो यहाँ पे आके इस तरीके से पड़ा होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एक वेरिएबल में सेट करना पड़ेगा, या तो कंसोल करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, उसको कंसोल करा देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ लॉग, और उसके अंदर मैं करा देता हूँ इसको कंसोल, और वो जो आउटपुट है अब मुझे क्या हो जाएगा, नीचे देखने मिल जाएगा। ठीक है, 24 5 जा 120, नाउ इट्स करेक्ट। ठीक, अब इसको रन करता हूं तो मुझे यहाँ पे 120 मिल गया। अब अगर सपोज करो कि मैं n की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 3 देता हूं एंड देन इसको रन करता हूं, तो यहाँ पे मुझे ये 6 मिल गया होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरे फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इफ इन केस कोई भी डाउट है, आप नीचे इजीली कमेंट कर सकते हो, मैं विद इन 24 आवर उसका रिप्लाई कर दूंगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और न्यू धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए, बी सेफ एंड टेक केयर, सायोनारा।